नमस्कार, मैं आनंद। आनंद आईएएस की तरफ से के दत्ता की सीरीज वॉल्यूम 2 के सेकेंड टॉपिक की वीडियो आज लेकर के आपके सामने आया हूं। साथियों, आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करना है वो है नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और किसान संघर्ष। ये काफ़ी प्रामाणिक अध्ययन सामग्री है। इस पे जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ इन तीनों ही टॉपिक्स में जिस पर हम आज शुरू करेंगे वो है अपना हमारा लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन। लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हम सबों को पता है, सारा नेशनल हिस्ट्री का भी फैक्ट है और यहीं से बिहार की हिस्ट्री के भी महत्वपूर्ण तथ्य निकलेंगे। लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन को जब हम साथियों देखते हैं तो दिसंबर 1929 में ये अधिवेशन होगा। अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। और वहीं से ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होगा और पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित होने के पश्चात क्या होगा? 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण बिहार में भी स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। साथ ही साथ लाहौर कांग्रेस के आदेशानुसार बिहार के कांग्रेसी विधायकों और विधान परिषद के सदस्य क्या करेंगे? अपने पदों से त्यागपत्र दे देंगे। और कल के वीडियो में हमने देखा था कि 1930 में इसी के पैरेलल में बिहार के महान हिंदू मुस्लिम के एकता के प्रवर्तक नेता मजहरुल हक, इनका निधन भी हो जाता है, जिसके पश्चात एक तरफ तो खुशी की लहर है, दूसरी तरफ बिहार में शोक की लहर भी हो जाती है। इसके साथ साथ जो हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं जहाँ से प्रश्न बनेगा, लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ। कब? 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को तिरंगा फहराया जाता है। बिहार में इसका प्रमुख स्थान कहाँ होगा? सदाकत आश्रम। पटना के मुजहरुल हक द्वारा स्थापित 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में इसकी चर्चा की है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और यही सदाकत आश्रम क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनता है। यही सदाकत आश्रम से मजहरुल हक के द्वारा द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संस्थापना की जाती है और इन्हीं के द्वारा इसका यहीं से प्रकाशन किया जाता है, जिसके द्वारा असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से यह बढ़ता ही चला जाता है। और यहाँ 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश कौन जारी करते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद हम नमक सत्याग्रह के फैक्ट्स को देखते हैं। दांडी यात्रा वगैरह गांधी जी की देखेंगे। सबसे पहली चीज कि नमक सत्याग्रह को लेकर के अहमदाबाद कांग्रेस जो कि 1930 में हुआ था, जिसका अधिवेशन, वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की बात मानी जाती है। 2 मार्च 1930 को गांधी जी वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ 11 सूत्री मांगों को प्रस्तुत करते हैं और ये कहा था कि यदि इनकी ये 11 मांगे मान ली जाती हैं तब तो कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होगा, यदि नहीं मांगी जाती हैं तो गांधी इस पे सत्याग्रह करेंगे। परंतु वायसराय इरविन इन मांगों को अस्वीकृत कर देता है, जिसके पश्चात नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च की शुरुआत की थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ने का काम किया था। बिहार में जब हम इसे देखते हैं तो चूंकि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, समुद्री राज्य तो है नहीं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि नमकीन मिट्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नमकीन मिट्टी, नोनिया मिट्टी जिसे कहा जाता है, उससे नमक बनाकर सत्याग्रह चलाने की योजना बनाई गई थी। और इन 11 सूत्री मांगों की जब हम देखते हैं स्पेशल फैक्ट्स के रूप में, तो नमक कर की समाप्ति थी, भू राजस्व में 50% की कमी थी, सैन्य व्यय में कटौती थी, इस प्रकार की मांगें रखी गई थी। लॉर्ड इरविन वायसरॉय थे जिनका कार्यकाल 1926 से 1931 था। नोनिया जाति, यहाँ ध्यान रखिएगा कि पारंपरिक जाति है जो सोरा एवं नमक बनाने के कार्य से जुड़ी थी। और दांडी यात्रा में बिहार में देखते हैं
गिरिवरधारी चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कारू बाबू इन्हीं को कहा जाता है। एकमात्र बिहारी प्रतिभागी थे जो गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, इसको याद रखिएगा। यहाँ से बीपीएससी में प्रश्न बनेंगे भी और पहले बने भी हुए हैं। इसके साथ साथ दांडी यात्रा से रिलेटेड और भी जो सारे फैक्ट्स हैं उनको भी जानने का प्रयास करिएगा। मॉडर्न इंडिया का पार्ट है वो। सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, ये सब काफ़ी सारे प्रसिद्ध नाम हैं इसमें। इसी के एवज में हम देखते हैं कि पटना के साथ साथ सारण और मुजफ्फरपुर जिलों में भी नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है और बिहार में इसका आरंभ होगा अप्रैल 1930 में। सारण जिला सत्याग्रह का पहला बड़ा केंद्र बनता है और यहाँ सारण में अंबिका कांत सिंह, नंद किशोर सिंह एवं जगलाल चौधरी के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा जाएगा साथियों। वहीं मुजफ्फरपुर में रामदयालु नगर, याद होगा, रामदयालु स्टेशन भी है, रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, ठाकुर रामनंदन सिंह के नेतृत्व में सत्याग्रह का श्री गणेश होता है। गोमिया संथाल परगना, यहाँ कौन करेगा? आदिवासी करेंगे और संथालों के द्वारा सामाजिक सुधार, शराबबंदी, इन सब को लेकर यहाँ आंदोलन किया जाएगा। यहाँ यदि हम और फैक्ट्स देखते हैं तो सारण जिले के महत्व को जब हम देखते हैं तो सारण में ही अंग्रेजों द्वारा अपराधी जिला सारण को घोषित कर दिया गया था सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के दौरान। रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं जो बाद में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। संथाल आंदोलन, गोमिया में संथालों ने सविनय अवज्ञा के दौरान बाबा रामचंद्र के प्रभाव में शराबबंदी और स्वदेशी का प्रचार किया। ये बाबा रामचंद्र बाद में किसान आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। इसके बाद पटना सिटी का नमक सत्याग्रह और इसके एवज में पुलिस की बर्बरता। 16 अप्रैल 1930 को पटना में सर्चलाइट न्यूज़पेपर है। इसके मैनेजर अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में नखास पिंड से में नमक बनाया जाता है। तालाब था, पिंड मतलब यहाँ तालाब को संबोधित करता है, नखास पॉन्ड। वहाँ की मट्टी से, क्योंकि बिहार तो लैंडलॉक स्टेट है, नहीं तो यहाँ नमकीन मिट्टी से नमक बनाने का काम किया जाएगा। इसके एवज में ध्यान रखिएगा कि पुलिस ने जुलूस पर बर्बर लाठीचार्ज किया। प्रोफेसर अब्दुल बारी, आचार्य जेबी कृपलानी, राजेंद्र बाबू, इन सभी को चोटें आती हैं। इसी के साथ साथ पुलिस के लाठीचार्ज और निर्मम प्रहारों के बावजूद पटना सिटी में हजारों की संख्या में जनता डटी रहती है नमक बनाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू पटना का दौरा करते हैं। नखास पिंड के सत्याग्रह की अभूतपूर्व सफलता की नेहरू प्रशंसा करेंगे। कुछ जब हम स्पेशल फैक्ट्स इसमें देखेंगे तो नखास पिंड ये पटना में सत्याग्रह का मुख्य केंद्र होगा। ये कहाँ होगा? सुल्तानगंज के समीप। अंबिका कांत सिंह ये कौन थे? सर्चलाइट पत्र से जुड़े प्रमुख नेता हैं। पटना में इन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। प्रोफेसर अब्दुल बारी श्रम आंदोलन एवं राष्ट्रीय संग्राम के प्रखर नेता हैं जिन्हें पुलिस बर्बरता का डटकर जिनके द्वारा मुकाबला किया जाएगा। और सर्चलाइट पत्र राष्ट्रीय चेतना को फैलाने वाला प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है जिसके संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा भी गया है, 60वां से 62वां में है सर। इसमें यह प्रश्न आया भी हुआ है। इसके बाद इस आंदोलन का प्रचार प्रसार अन्य जगहों पर भी होता है जिसमें दरभंगा, मुंगेर एवं मानभूम के क्षेत्र में भी होगा। दरभंगा में ध्यान रखिएगा कि कौन थे? सत्यनारायण सिंह, रामनंदन मिश्र के नेतृत्व में पिपरी और विभिन्न गांवों में नमक कानून तोड़ा गया। मुंगेर जिला में स्वयं श्री कृष्ण सिंह थे, बाबू नंद कुमार सिंह थे। गोगरी एवं तारपुर में विशाल सत्याग्रह होगा। मानभूम जिला पुरुलिया झारखंड में जीसी बनर्जी थे। सत्य किंकर सहनी
ने जंगल एवं नमक सत्याग्रह का संचालन यहाँ पर किया था। और इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन की समीक्षा और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। इसके बाद विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, इन सब चीजों की तरफ भी आंदोलन शिफ्ट करता चला जाता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। बिहार केसरी की उपाधि इनके दी गई है और इनके द्वारा मुंगेर में नमक सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया जाता है। रामनंदन सिंह हैं, दरभंगा के प्रमुख समाजवादी नेता थे जो बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक बने थे। मानभूम क्षेत्र में हरिहर पोद्दार हैं, सत्य किंकर सहनी है, इनके द्वारा संथालों के साथ मिलकर ये आंदोलन भी चलाते हैं। और यहाँ मुंगेर का तारापुर क्षेत्र जो बाद में 32 में भीषण गोली कांड के लिए इतिहास में प्रसिद्ध भी होता है, वो क्षेत्र भी आता है। यहाँ गांधी जी की गिरफ्तारी भी होगी 6 अप्रैल 1930 को। पटना स्वदेशी लीग और महिला सहभागिता की भी बात यहाँ हम करेंगे। बिहार में ये चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, जिसके बाद पूरे बिहार में हड़तालें होंगी और पुलिस कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया था। मई 1930 में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम बनेंगे और सचिव बनेंगे हसन इमाम की पत्नी बनती है। गांधी जी की अपील पर बिहार की नारियों ने पर्दा प्रथा को तोड़कर विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों पर डटकर धरना दिया था, और जिनमें ये प्रभावती देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं। प्रभावती देवी जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, सैल बाला रॉय और विंध्यवासिनी देवी, ये पटना में महिलाओं का इनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है। नाम जरूर याद रखिएगा, प्रभावती देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी है। जयप्रकाश बाबू भी बिहार के सिताबदियरा के होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट फिगर हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाता है इनके द्वारा, जिन पर कभी बाद में बातचीत करेंगे। इमरजेंसी के समय में टोटल रेवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, समाजवादी नेता काफ़ी बड़े थे। यहाँ पर भी आगे जाकर के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यहाँ पटना स्वदेशी लीग 1930 में बनेगा, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम बनेंगे और मुख्य उद्देश्य इसका था स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। प्रभावती देवी ये जयप्रकाश नारायण की धर्मपत्नी है, जो पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख महिला संगठक थी। श्रीमती हसन इमाम एवं सामी पटना में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देने वाली अग्रणी महिलाएं होंगी, और इनके विरुद्ध सरकारी दमन का नीति चालू होगा। सरकार ने अध्यादेश लाया और सत्याग्रहियों की संपत्ति को जब्ती कुर्की करना शुरू कर दिया। इसी के पश्चात हम देखते हैं साथियों कि बीरपुर, भागलपुर की राष्ट्रीय चेतना, वहाँ भी ये दमन पहुँचेगी अंग्रेजों की, क्योंकि वहाँ के भी जो लोग होंगे नमक सत्याग्रह में भाग लेंगे और स्वतंत्रता संग्राम में अग्नि रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। भागलपुर का बीरपुर कांग्रेस आश्रम पर पुलिस के अवैध कब्जे के विरोध में मई जून 1930 में ऐतिहासिक सत्याग्रह होगा, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी, प्रोफेसर जीबी कृपलानी पर अंग्रेजों के द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया जाएगा, जिससे पूरे बिहार में जनाक्रोश भड़केगा। पुलिस की बर्बरता को देखते हुए प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य राय बहादुर, द्वारकानाथ और अनंत प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, जिनको देखते हुए। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि घोड़सवार पुलिस के क्रूर व्यवहार के बावजूद बीरपुर सत्याग्रह महीनों तक चलता रहा और जन विजय का प्रतीक बना था। बीरपुर सत्याग्रह, यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह भागलपुर जिले में स्थित बीरपुर सत्याग्रह हुआ था, जिसका मुख्य कारण था कांग्रेस आश्रम पर पुलिस का कब्जा करना। इसी दौरान विधानसभा से त्यागपत्र होगा, जिसके जो प्रोमिनेंट फिगर होंगे राय बहादुर द्वारकानाथ थे। इन्होंने बिहार और उड़ीसा विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय नेताओं का यहाँ आगमन होगा, जिसमें मदन मोहन मालवीय होंगे। ये बीरपुर का दौरा करेंगे और इस तरीके से बिहार में भी नमक सत्याग्रह काफी फैलता नजर आएगा।
साथियों, इसी नमक सत्याग्रह के दौरान एक प्रकार का और आंदोलन हुआ था जिसमें ये जुड़ता चला जाता है चौकीदारी कर न देने से और जंगल सत्याग्रह से। यूनिक सत्याग्रह था। करबंदी वन अधिकारों का ऐतिहासिक संग्राम। इसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस कार्यकारिणी सभा के द्वारा बिहार में चौकीदारी टैक्स न देने का आह्वान किया जाता है और विदेशी माल के बहिष्कार का आह्वान किया जाता है। ये किन किन जिलों में होगा? सारण, मुंगेर, पटना, शाहाबाद, चंपारण। इन जिलों में चौकीदारी टैक्स और वन के अधिकारों की रक्षा से ये आंदोलन जुड़ता चला जाएगा। अंग्रेज बेशक बिहारियों की काफी दमन करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार के लोग टैक्स देने से मना कर देंगे। छोटा नागपुर का पठार भी काफी महत्वपूर्ण एरिया था। सिंहभूम का भी आदिवासी क्षेत्र है इसमें, जहां वन कानूनों के विरोध में जंगल सत्याग्रह चलाया जाता है। और यहाँ पे अदालतों के द्वारा या अदालतों में जो काम करने वाले वकील थे, इनके द्वारा गांधी जी की टोपी पहनने पर जिनके ऊपर गांधी जी की टोपी पहनने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, इसके विरोध में ध्यान रखिएगा पुरुलिया, बिहार की एक जगह है, पुरुलिया बार एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध किया था और इसे मानने से मना कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे बड़ी विशिष्ट देन थी क्योंकि यहाँ समुद्री तट नहीं था, इसीलिए मूल रूप से यह चौकीदारी कर देने से ये जुड़ता चला जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह चौकीदारी टैक्स न चुकाने के अभियान के प्रमुख अभियोजक थे और इसके विश्लेषक और मार्गदर्शक थे। जंगल सत्याग्रह सिंहभूम जिले में चलाया जाएगा और यह रांची के हो एवं मुंडा आदिवासियों के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। इनके द्वारा जंगलों में लकड़ी काटकर कानून तोड़ने से सत्याग्रह किया जाएगा और इसमें गांधी टोपी का विवाद भी शामिल होता है। मतलब साथियों, हम मूल रूप से जब देखते हैं तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन जिन जगहों पर नमकीन मिट्टी अवेलेबल थी, उन जगहों पर मिट्टी से नमक बनाने की प्रक्रिया से होगा। अन्य जगहों पर चौकीदारी कर नहीं दिया जाता है। झारखंड के क्षेत्र में जो आदिवासी है वो इसे जंगल सत्याग्रह के रूप में मनाएंगे क्योंकि लकड़ी तोड़ कर काट कर उनके द्वारा कानून की अवहेलना की जाएगी। और एक अनोखा विद्रोह भी होता है जिसमें मुजफ्फरपुर और पुरुलिया की अदालतों में जजों के द्वारा जब वकीलों को कहा जाएगा कि वो गांधी जी की टोपी न पहने तो वो हड़ताल कर देंगे। इसके विरोध में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी के साथ साथ सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान और अन्य राज्यों में भी भारत में गिरफ्तारियां चल रही होती हैं। बिहार में भी अंग्रेजों का दमन चलेगा। इसी क्रम में जब हम देखते हैं तो 30 जून 1930 को मोतीलाल नेहरू, सैयद महमूद को गिरफ्तार किया जाता है। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और राजेंद्र बाबू की गिरफ्तारी से बिहार में उत्तेजना फैल जाती है। पटना में अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन होगा और जनता के बीच अंग्रेजों को लेकर के काफी असंतोष बढ़ेगा। 30 नवंबर 1930 को पूरे प्रांत में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन उत्साह के साथ और जोश के साथ मनाया जाएगा और इसे राष्ट्रीय संकल्प के साथ मनाने का प्रयास किया गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि आबकारी राजस्व, एक्साइज रेवेन्यू में अंग्रेजी सरकार की भारी गिरावट आती है। शराब की बिक्री में 60 से 80% तक कमी आ जाती है। सैयद महमूद, डॉक्टर सैयद महमूद ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव होंगे और बिहार के प्रमुख राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता होंगे। दीप नारायण सिंह ये भागलपुर के महान नेता थे जिन्हें राजेंद्र बाबू की गिरफ्तारी के बाद प्रांतीय कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन से राष्ट्रीय असंतोष में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। उसको लेकर के इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था और हिंदू मुस्लिम के एकता को बढ़ाने देने के लिए अमन सभाओं का गठन किया गया था। साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो विरोध हो रहा था, उसके विरोध में ये अमन सभा, जिसे कठपुतली सभा, इनका विरोध भी किया जा रहा था। और सामान्यतया अंग्रेजों के द्वारा जो सभाएं की जा रही थी उसका जनता विरोध करती है और भारतीयों द्वारा आयोजित अमन सभा का जनता समर्थन करती है।
कुछ दिनों के लिए गांधी इरविन समझौता होगा, जिसके पास पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन पे अस्थायी विराम लगेगा। प्रांतीय सरकार की टाल मटोल की नीति होगी बिहार के लोगों को लेकर के। ये जब हम देखते हैं तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी इरविन का समझौता होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से स्थगित हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग की जाती है और जब्त संपत्तियों को लौटाने की शर्तों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, परंतु अंग्रेज जानबूझकर इसमें विलंब करेंगे। 22 मार्च 1931 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने समझौता के शर्तों का पूर्ण अनुपालन न होने पर असंतोष का प्रस्ताव पारित किया अपने यहाँ, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने से पूरे बिहार में भी शोक और आक्रोश का माहौल बनता है। अब दिल्ली समझौता होगा, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, 5 मार्च 1931 को। यहाँ कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमति भी बनती है और यहीं गांधी पे आरोप लगता है कि 23 मार्च 1931 को होने वाले फांसी को यदि गांधी चाहते तो रोका जा सकता था। खैर, ये दूसरी चीज़ें हैं, गांधी का भी अपना जवाब होगा, जिसको आप लोग प्रोफेसर बिपिन चंद्रा की जब इंडियन हिस्ट्री पढ़िएगा वहाँ जाके पता लगेगा। फिर सांप्रदायिक तनाव फैलेगा। 1931 में देश के विभिन्न भागों में तनाव के बावजूद बिहार में पूर्ण सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है। राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन होगा 18-19 अप्रैल 1931 को लखनऊ में, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का समर्थन किया जाता है। और ये बिहारी छात्र सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। 17-18 अक्टूबर 1931 को होगा आड़ा में 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। साथियों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो गोलमेज सम्मेलन की विफलता हो जाती है और ब्रिटिश दमन का तांडव चलता है। गोलमेज सम्मेलन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास में बात भी किया था, साइमन कमीशन आएगा। जब 1919 के एक्ट को की समीक्षा की जानी थी तो 1929 में होना था, 2 साल पहले ही साइमन कमीशन आता है। 1927 में 7 सदस्यीय समिति होगी, सातों के सातों अंग्रेज होंगे। साइमन कमीशन 1.5-2 सालों तक पूरा भारत का दौरा करके ब्रिटेन की संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उसी के पश्चात गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें एकमात्र सम्मेलन जिसमें कांग्रेस भाग लेती है, वो असफल हो जाता है। गांधी भी कांग्रेस के या कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही इंग्लैंड पहुंचते हैं। इसके पश्चात जनवरी 1932 में गांधी और वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार हो जाते हैं और आंदोलन फिर से शुरू हो जाता है। सरकार ने कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, आश्रमी, इन सबको गैरकानूनी घोषित करके इनकी संपत्ति जब्त कर ली और इनको गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी, रोसड़ा, बेगूसराय, शिवहर, तारापुर, इन क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं और 15 फरवरी 1932 को मुंगेर के तारापुर थाना पर तिरंगा फहराने के प्रयास में पुलिस गोलीबारी में 15 देशभक्त शहीद हो जाते हैं। तारापुर गोलीकांड 15 फरवरी 1932 को होगा। ये ध्यान रखिएगा कि जलियांवाला बाग के बाद बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार था, जहां 15 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो जाते हैं। शहीदी दिवस मनाई जाएगी। 15 फरवरी को तारापुर शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 46वां कांग्रेस का अधिवेशन होगा 24 अप्रैल 1932 को दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन मालवीय बनेंगे और ये पुलिस दमन के बीच इसका आयोजन होगा। काफ़ी तानातानी का माहौल होगा, लेकिन फिर भी राष्ट्रवादियों के द्वारा, देशभक्तों के द्वारा कांग्रेस का सफल आयोजन किया जाएगा। इसके बाद ऑर्डिनेंस का राज आएगा, अंग्रेज सरकार का पूरा तांडव चलेगा। वायसराय लॉर्ड विलिंगडन सविनय अवज्ञा को कुचलने के लिए दमनकारी अध्यादेशों को लागू करेंगे। जिसके पश्चात सामाजिक एकता और अस्पृश्यता निवारण का व्यापक अभियान चलाया जाएगा भारतीयों के द्वारा। अगस्त 1932 में ब्रिटिश पीएम मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया
जिसके विरोध में पूना पैक्ट होगा 1932 में। बिहार में भी यहाँ ध्यान रखिएगा कि अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की जाती है, एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की जाती है। 30 सितंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड का गठन किया जाता है। इसका राधिका रमण प्रसाद सिंह इसके अध्यक्ष बनेंगे और विंध्यवासिनी प्रसाद इसके सचिव बनते हैं। दलित बच्चों के लिए इसके द्वारा छात्रवृत्तियों का आयोजन किया जाता है। स्कूल में पेयजल, कुओं आदि का निर्माण की बात की जाती है। स्वास्थ्य और सफाई के प्रयास किए जाते हैं और इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों को चला करके जनता या सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 को घोषित किया जाएगा। कॉम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडोनल्ड का। दलित वर्ग को अलग निर्वाचन मंडल दिए जाने की व्यवस्था इसमें की गई थी। हालांकि ये कार्ड तो मुस्लिम 1909 से खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब पानी सर से ऊपर जाने लगा था। गांधी के आमरण अनशन बैठने पे पूना पैक्ट होगा। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है। अस्पृश्यता निवारण लीग के नाम बदल करके कर दिया जाता है। और विंध्यवासिनी प्रसाद ये बिहार के होंगे, बिहार प्रांतीय बोर्ड के सचिव होंगे। बिहार भर में हरिजन यात्राओं और रात्रि पाठशालाओं का इनके द्वारा संचालन किया जाता है। इसके बाद साथियों 1934 का भूकंप आएगा, जो बिहार के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप था। 15 जनवरी 1934 को बिहार में भीषण भूकंप ने उत्तरी एवं मध्य बिहार में भारी तबाही मचाई थी। याद रखिएगा तिथि। जेल से रिहा होकर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का गठन किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी भी व्यापक रूप से इस भूकंप में और इसके क्षेत्रों के साथ शामिल करेंगे और भूकंपग्रस्त क्षेत्रों का इनका दौरा होगा। गांधी जी ने सोनपुर स्टेशन पर विशाल जनसभा को संबोधित किया। भूकंप को अस्पृश्यता के पाप का दैवीय दंड बताया। इसके बाद हम देखेंगे कि बिहार भूकंप की तीव्रता कितनी थी, 8.0। मुंगेर शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश सरकार की राहत सहायता से कहीं अधिक कार्य किया गया था। वायसराय फंड बनाम रिलीफ फंड, इनके बीच का विवाद भी चला था। जनता ने अंग्रेजों के वायसराय फंड के बजाय राजेंद्र बाबू के रिलीफ फंड को बेदिल खोलकर दान दिया था। और इन सारे घटनाक्रमों के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा, जिसके जगह पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होगी। मई 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ऐतिहासिक बैठक होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके पश्चात 17 मई 1934 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल अभी भी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक रूप से गठन किया जाता है और उसकी स्थापना की जाती है। आचार्य नरेंद्र पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है मित्रों। और जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव बनते हैं। इसके पश्चात केंद्रीय विधानसभा में आम चुनाव होंगे, इसमें भाग लेने का निर्णय भी लिया जाता है और बिहार विधानसभा में ये लोग फिर पार्टिसिपेट करेंगे। कांग्रेस ने श्वेत पत्र, इसके अंग्रेजों के श्वेत पत्र की तीव्र आलोचना की। यहाँ जब हम देखते हैं तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, ये भी प्रश्न पूछा हुआ मित्रों, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना की जाती है गंगा शरण सिंह के द्वारा, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा और रामानंदन मिश्र के द्वारा इसे गठित किया जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठित होगा। पटना अधिवेशन में इसका गठन किया जाएगा, जिसके अन्य नेता होते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, बसावन सिंह। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इसकी बैठक होगी पटना में मई 1934 में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक करके स्वराज पार्टी के तहत विधानसभा में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी। 1923 के बाद स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। और 1933 में श्वेत पत्र लाया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा संवैधानिक सुधार की चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। और इन्हीं सारी चीजों को, या यही सारी चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बनती हैं। इसके पश्चात साथियों 2 मिनट हम लोग किसान आंदोलन पे भी चर्चा कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 1930 के दशक में मंदी और जमींदारी शोषण के कारण भारतीय किसानों की स्थिति खराब हो जाती है, जिसको देखते हुए नवंबर 1925, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, तारीख याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बीपीएससी पूछ चुकी है।
में स्वामी सहजानंद सरस्वती सोनपुर मेले में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। शाहाबाद जिले में नहर शुल्क के दरों में वृद्धि के विरोध में किसानों के द्वारा ये कहिए कि विशाल उग्र प्रदर्शन किया जाता है और बिहार किसान सभा भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। और 29-30 अगस्त 1934 को गया में द्वितीय प्रांतीय किसान सम्मेलन होता है, जहां किसान सभा ने किसान जमींदारी उन्मूलन और बकास्त भूमि के वापसी के प्रस्ताव पारित करते हैं। अब जब हम कुछ अलग फैक्ट्स को देखते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान आंदोलन के जनक होंगे, ओंकार पत्रिका के संपादक एवं बेटा के आश्रम के संस्थापक होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती मित्रों न केवल बिहार के किसान आंदोलन से जुड़ेंगे बल्कि भारतीय किसान आंदोलन से भी जुड़ेंगे, इसीलिए इनको जरूर याद रखिएगा। दूसरे हैं कार्यानंद शर्मा, ये मुंगेर के बड़हिया टाल में बकास्त भूमि आंदोलन के प्रमुख नेता होंगे, इनका भी नाम पूछा हुआ है। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया जाता है अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा, जिसका काम क्या होगा, किसान सभा के प्रभाव को रोकने के लिए इनके द्वारा ये गठित किया जाता है। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा, ये देखिए अभी मैंने बात की है, इसका गठन किया जाएगा 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और NG रांगा इसके सचिव बनेंगे। मित्रों आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप जब प्रीवियस ईयर के अपने BPSC के प्रश्नों को मिलाएंगे तो आपको ये देख कर के आश्चर्य होगा कि इस वीडियो से आपके सर्वाधिक प्रश्न बिहार की हिस्ट्री के मिलने वाले हैं। आप मिला लीजिएगा वीडियो के फैक्ट्स, आपको खुद ब खुद वहाँ से उत्तर मिल जाएंगे। साथ ही साथ BPSC के साथ साथ जो बिहार के अन्य छात्र जो बिहार की तैयारी कर रहे हैं अन्य परीक्षाओं की, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके लिए भी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उनको भी क्वेश्चंस लिखने को मिलेगा। साथ ही इस कड़ी की अगली वीडियो हम अगले दिन लेकर के आएंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।